नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 2 दिसंबर, दिन है गुरुवार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर के दौरान घटी समसामयिक घटनाओं के बारे में। उससे पहले जानेंगे आज 2 दिसंबर किस लिए खास है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चल बढ़ते हैं, आज 2 दिसंबर का इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो आज जो है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे आज मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये कब से इसके मनाने के पीछे जो कारण है वो है कि 2 दिसंबर 1984 को ही, जैसा कि ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो बार बार जब जब भी भोपाल गैस त्रासदी की खबर और पेपर में छपती है तो ये तस्वीर ज़रूर आती है। तो 2 दिसंबर 1984 को ही भोपाल में जो एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, यूएसए की एक कंपनी थी, एक ये पेस्टिसाइड्स बनाती थी। इसी में रात को गैस लीकेज हो गई थी। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस गैस लीकेज के कारण, चूँकि ये रात में हुआ था, लोग सोए हुए थे आसपास, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। दूसरा है जो इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, मतलब दासता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो है यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन नंबर 317 पास किया गया था। कब? 1949 को। यही 2 दिसंबर 1949 को एक रिजोल्यूशन पास किया गया था कि जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी तरह की स्लेवरी को अब जो है बियर नहीं किया जा सकता है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए उस पे जो है हर सरकार प्रयास करेगी और जो भी इंटरनेशनल एजेंसी है वो काम करेंगे एवोल्यूशन, जो स्लेवरी है उसको ख़त्म करने। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। भारत में जो है कंप्यूटर, सबसे पहले भारत में कंप्यूटर 1966 में आया था, जिसका नाम था TIFRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये 1966 में आया था। ऐसे भारत में जो कंप्यूटर लाने का श्रेय जाता है वो जो राजीव गांधी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की सरकार जब थी सेंट्रल में तो उन्होंने पब्लिक मीन्स ऑफिशियल वर्क में जो मैनुअल रजिस्टर को रिप्लेस करके और वो कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किए थे। उस समय उनका विरोध भी हुआ था, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत सारे लोगों का काम एक कंप्यूटर ही कर देता है। तो भारत जैसे देश में जहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, कंप्यूटर के आने के वजह से बेरोजगारी होगा, लेकिन उसके वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रह सकते हैं, ये सोचते हुए राजीव गांधी की सरकार ने यहाँ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस की थी। बढ़ते हैं आज की जो है पहली क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सरकार अभी एक कमेटी बनाई है कि EWS के आरक्षण के मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरीरंगन, अजय भूषण पांडे, VK मल्होत्रा या संजय सान्याल। तो इसका जो सही आंसर है वो कि अजय भूषण पांडे। के कस्तूरीरंगन जो है अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP, उसके जो फॉर्मुलेटर थे या फिर जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे? के कस्तूरी रंगन ही थे। अजय भूषण पांडे ये अभी जो 3 सदस्यीय कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है इसके चेयरमैन हैं। VK मल्होत्रा और संजय सान्याल इसके 2 अन्य सदस्य हैं। तो EWS ये क्या है? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जैसे भारत में रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, तो रिजर्वेशन का प्रोविज़न किन को है? SC को है, ST को है और OBC को है। इनके लिए एक लिमिट तय कर दी गई है
कि अप टू कितना 50% तक इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन 2019 में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, कौन सा, 124वां, और उसमें इन वो लोग जिनको इनसे फ़ायदा मिल रहा है, यानी जो SC ST या OBC वाला कैटेगरी में हैं, उनको छोड़ करके जो बच गए हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उसका स्टैंडर्ड एक सेट किया गया कि इतना एनुअल इनकम अगर है, एक सर्टेन लिमिट उससे, जैसे अभी वर्तमान में है ये 8 लाख, तो अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है एनुअल इनकम, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 2019 में 124वां संशोधन के द्वारा एक्ट पारित किया गया पार्लियामेंट में, और इसके तहत 10% आरक्षण दिया गया किनको, जनरल वालों को, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो यही लिमिट्स को फिर से रिवाइज करने के लिए अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिवाइव नमदा क्राफ्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निम्नलिखित में किस राज्य के नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना का शुरुआत किया है? तो ये बिहार का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर केरल का है? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जब से जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये पास हुआ, उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी अब हो गया है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भरसक प्रयास है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ताकि जो वहाँ के युवा हैं मेन स्ट्रीम में आ जाएं और वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ नहीं बढ़ें। इसलिए सरकार का ये प्रोग्राम है। तो ये नमदा क्राफ्ट जैसे बिहार में है, तो बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग है, हर एक स्टेट का, इंडिया में जितने स्टेट्स हैं हर स्टेट्स का जैसे फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग होता है, उसी तरह से वहाँ का हर स्टेट्स का बहुत सारा स्पेशल क्राफ्ट है। तो उसी में से जम्मू एंड कश्मीर का ये नमदा क्राफ्ट है। तो इसमें से क्या होता है, तो सीप का, यानी भेड़ का जो ऊन होता है, उससे नीचे बैठने के लिए मैट, जो चटाई जिसको बोल सकते हैं, वो बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, अगर आप फिगर में देखें तो ये जो है यही है नमदा आर्ट के द्वारा, नमदा क्राफ्ट के द्वारा बनाया हुआ चटाई। इस पे लोग बैठते हैं या फिर पाँवदान के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे ये घर घर में बनाया जाता है, इसके लिए किसी इंडस्ट्री का ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा ये का ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जा कर के आपको करना, ये वहाँ घर घर में बनाया जाता है। और अभी जो इंटरनेट के माध्यम से जो है आप अपना सामान घर में बना करके और कहीं भी बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका घर बैठे जो है आप इनकम का एक वैकल्पिक स्रोत ढूंढ सकते हैं। इसीलिए सरकार इन सब चीज़ों पे अभी खासा ध्यान दे रही है। आंध्र प्रदेश की एक जो है लोकल क्राफ्ट है, उसका नाम है कोंडापल्ली टॉयज। ये है कोंडापल्ली टॉयज, ये स्पेशली है, ये अभी इसे 400 साल पुराना ये क्राफ्ट है। इसमें क्या है, लकड़ी का बनाया जाता है। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ये क्राफ्ट है, स्पेशली उस एरिया में लोकलाइज्ड है। तो ये लकड़ी का बनाया जाता है, मूर्ति के जैसा होता है। ये जो देख रहे हैं ये केरला का है, ये केरला का है। केरला का जो डांस है कथकली, कथकली में जो डांस करते हैं तो वो मुखौटा पहनते हैं। तो ये मुखौटा जो बनाया जाता है ये वहाँ का स्पेशल क्राफ्ट है। और ये जो देख रहे हैं ये बिहार का स्पेशल मधुबनी पेंटिंग है, वर्ल्ड फेमस मधुबनी पेंटिंग है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 को वापस लेने का निर्णय लिया है? देखिए, भारत में अभी जो है ना बहुत सारा चीज एक्ट जो पहले पास कर दिया गया है उसको अभी वापस लेने का होड़ मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है, और चुनाव जब जब आता है तो सरकार इस तरह की कदम उठाती है ताकि लोगों को अपीज किया जा सके, क्योंकि जाकर के वोट भी तो मांगनी है।
तो ये जो है चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 कौन सा स्टेट है वापस लिया है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए बहुत सारे देव स्थल हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना जो हुआ था वो 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग काट करके, उत्तर प्रदेश का जो हिली एरियाज है उसको काट करके उत्तरांचल, इसका पहले नाम उत्तराखंड से पहले उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 2000 में स्थापना हुआ था। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। तो ये क्या था? चार धाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट। तो इसके तहत जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री, ये जो है खासा इम्पोर्टेंट है और यहाँ लोग दूर दूर से जाते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो इन सब जगहों का, इसके अलावे और जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, इन सारे टेम्पल्स का जो मैनेजमेंट है सरकार अपने अंडर में लेना चाह रही थी। और उस मैनेजमेंट, ये जो अधिनियम बनाया गया था, इसके तहत इसकी जो कमेटी थी, इसके चेयरमैन खुद चीफ मिनिस्टर थे। तो इस वजह से वहाँ के जो साधु संत थे इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो जिस तरह से अभी फॉर्म लॉज वापस ले लिया गया है, उसी तरह से उत्तराखंड सरकार ने इस लॉ को भी वापस ले लिया है। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ के बारे में जान लेते हैं। तो बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बद्रीनाथ जो है भगवान विष्णु का एक, भगवान विष्णु का ही एक रूप, बद्री नारायण के रूप में वहाँ पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बद्रीनाथ में जो डायटी हैं, यानी वहाँ गर्भगृह में स्थापित जो मूर्ति है, उसका स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। बढ़ते हैं ये केदारनाथ। तो केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश जो है इससे पहले आज़ादी के समय ये जो है यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। गुजरात, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात का जो स्थापना है 1960 में हुआ था। इससे पहले जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बांट दिया गया। कब? 1960 में। जो मराठा बोलने वाले थे लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया, और जो गुजराती बोलने वाले थे उनके लिए जो है गुजरात बना दिया गया। अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम ही मध्य प्रदेश है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का जो है सेंट्रल पोर्शन में है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश चर्चा में था, क्योंकि मध्य प्रदेश ने इंडिया में पहला जो है साइबर तहसील बनाने का घोषणा किया है। उसमें क्या होगा कि जो सारे लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे लैंड म्यूटेशन या लैंड ट्रांसफ़र, इसमें क्या होगी, काफ़ी आसानी होगी। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं सी मंगूबाई पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो हैज़ डिसाइडेड टू बिगिन अ न्यू प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम? देखिए अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरे साल चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है 75वें वर्ष में हैं, आज़ादी के 75वें वर्ष में। तो सरकार इसको आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, और इसके बेसिस पे सरकार की जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो प्रोग्राम बनाती है ताकि लोगों में अवेयरनेस किया जा सके, अवेयरनेस पहुंचाया जा सके। तो उसी लाइन पे जो है ऑल इंडिया रेडियो भी एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ के लोगों को, यूथ्स को, खास करके यूथ को रीच, किस तरह से यूथ में रीच बनाए और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। तो कौन है? एयर नेक्स्ट, लिविंग ऑन द एज, द कोस्टल लाइफ्स, डेफिनेटली लीडिंग द वे, या फिर सखी सहेली।
तो इसका जो सही आंसर है एयर नेक्स्ट। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो कॉलेज, ऑल इंडिया रेडियो की टीम है जो कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटीज जाएंगे और वहाँ के यूथ से किया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा कि आप जो है ऑल इंडिया रेडियो पे आ सकते हैं, बोल सकते हैं, कंट्री को एड्रेस कर सकते हैं। लिविंग ऑन द एज ये जो है ऑल इंडिया रेडियो का ही एक कार्यक्रम है जिसे हाल ही में यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड दिया गया था। ये क्या है, इस कार्यक्रम में जो कोस्टल एरिया में रहने वाले फिशर्स होते हैं इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में पे बनाया हुआ एक प्रोग्राम था। तो इसको अभी यूनेस्को का जो है पीस मीडिया अवार्ड दिया गया है। उसी तरह से जो दूरदर्शन का ये एक प्रोग्राम था डेफिनेटली लीडिंग द वे, इसमें जो स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड होते हैं यानी जो दिव्यांग चाइल्ड होते हैं उनके जीवन पे दूरदर्शन के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोग्राम था। इसको भी यूनेस्को के द्वारा ही पीस मीडिया अवार्ड दिया गया है हाल ही में। सखी सहेली एक काफ़ी जो है चर्चित प्रोग्राम है जिसमें गाना सुनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिली। हाँ, तो एयर इंडिया के बारे में, ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जान लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का जो स्थापना हुआ था 1936 में हुआ था, 1936 में। बाद में इसकी जो है नाम बदल करके 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। अभी जो है ये ऑल इंडिया रेडियो अभी वर्तमान में ये दोनों प्रसार भारती के अंदर में काम करती है और प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करती है और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अभी कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। दूरदर्शन के बारे में जाने तो दूरदर्शन का स्थापना जो है 1959 में हुआ था। ये भी जो है प्रसार भारती के अंदर ही काम करती है। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है Which football player has won the Ballon d'Or award for 2021? लियोनल मेसी, रोनाल्डो, नेमार या फिर पेले? तो इसका जो सही आंसर है वो है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और इन्हें इस बार 7th टाइम यानी ये 7वां बार इनको इस बार बैलन ड'ओर प्राइज मिला है। अब बैलन ड'ओर प्राइज मिला है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये बैलन ड'ओर क्या है। तो ये एक फ्रांस की मैगजीन है, फ्रांस फुटबॉल, उसी के द्वारा ये दिया जाता है। ये फुटबॉल के फील्ड में जो है सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। ये 1956 से ही दिया जा रहा है। तो फुटबॉल की जो सबसे बड़ी एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे वो है फीफा है। जिस तरह से क्रिकेट में आईसीसी है उसी तरह से फुटबॉल का क्या है, फीफा है। फीफा का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो मुख्य स्थापना है 1904 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी हैज बिकम फर्स्ट सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस एज मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए अभी के समय में शहरों के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस जाम से निजात करने के लिए क्या बनाया गया है, रोपवे सर्विस। ऐसे अभी तक रोपवे सर्विस का इस्तेमाल सिर्फ टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं वहीं पे किया जाता है रोपवे सर्विस का इस्तेमाल। लेकिन अभी जो है इसको एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वो कौन सा शहर है, भुवनेश्वर, वाराणसी, केवड़िया या फिर इंदौर? तो इसका जो सही आंसर है वो वाराणसी। वाराणसी देखिए मोदी जी की प्रेसिडेंसी है, वहीं से लोकसभा चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ पे ये रोपवे सर्विस जो है शुरू करने का फैसला लिया गया है। अगर ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तो देख सकते हैं इस फिगर में इस तरह से दिखेगा कि नीचे जाम लगा हुआ है, आप ऊपर निकल सकते हैं। ये जाम से बचने के लिए या फिर ट्रैफिक को कम करने के लिए एक
अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है। इस तरह का व्यवस्था मैक्सिको और बोलीविया के बाद तीसरा, विश्व का तीसरा कंट्री हो जाएगा इंडिया, और भारत में पहला शहर हो जाएगा कौन? वाराणसी। भुवनेश्वर में अभी हाल ही में जो योगा चैंपियनशिप, पहली बार इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था योगा चैंपियनशिप का। केवड़िया जो है गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है जहाँ पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हाल ही में स्थापित की गई थी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब बन गया है। कहाँ है ये? तो गुजरात का नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस क्वेश्चन से इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान है? 213, 76, 40 या 148? तो इसका सही आंसर है 148। 148 में कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता क्या है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, भारत में जो सार्वजनिक जो टैक्स जमा होते हैं, भारत सरकार का जो पैसा है, भारत सरकार उसको क्या करती है? एक्सपेंड करती है। तो एक्सपेंड करने के बाद यानी खर्च करने के बाद ये खर्च सही जगह पे हुआ या नहीं हुआ, जो खर्च हुआ वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, यानी जायज़ है खर्च है या नाजायज खर्च है, तो इसको जांच करने का काम कौन करता है? यही कैग का काम है। ये ऑडिट करता है सरकार का, यानी एक तरह से सरकारी ऑडिट है। सरकार जैसे जब बजट पास कराती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, यहाँ एक ब्रिज बना रहे हैं, इस ब्रिज का जो बजट है इतना है, चलिए पार्लियामेंट उसको पास कर देती है। लेकिन वही पार्लियामेंट कैग को ये पावर देती है कि आप जाइए चेक कीजिए कि वो ब्रिज का वाकई में जो बजट इतना पास किया गया है वो क्या उतना लगा है या नहीं लगा है, और ये कैग का काम है। कैग अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। तो कैग एक काफ़ी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका स्वतंत्र जो संविधान है इसको काफ़ी स्वतंत्रता काम करने के लिए दिया है। इसका कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। 6 साल या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, यानी आपका कार्यकाल 6 साल का हो जाए या आपका उम्र 65 साल का हो जाए, इस दोनों में जो पहले हो जाएगा आप जो है उस पद से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ये कैग की जो वेतन है वो डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड पे जो है चार्ज किया जाता है, ताकि कंसोलिडेटेड फंड पे जितने लोगों को का वेतन चार्ज किया जाता है उसका एक ही मकसद होता है कि वो बॉडी इंडिपेंडेंट हो, यानी सरकार उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जिनका चार्ज किया जाता है किस पे? कंसोलिडेटेड फंड पे। तो ये कैग का ये पावर है। कैग अभी वर्तमान में कैग कौन है? GC मुर्मू हैं। GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। कैग की स्थापना जो है 1858 में हुई थी, तब इसका नाम ऑडिटर जनरल हुआ करता था। बाद में 1884 में इसका नाम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर दिया गया। 213 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 213 क्या करता है? तो ये जो है ऑर्डिनेंस की बात करता है। ऑर्डिनेंस 2 सेक्शन में है, 213 एंड 123। तो 123 में जो ऑर्डिनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है और 213 में स्टेट गवर्नमेंट की बात। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ला सकती है। ऑर्डिनेंस क्या है? तो एक बाईपास है, पार्लियामेंट को बाईपास करने का एक तरीका है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आप या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेजिस्लेचर है जिसके की अंग होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और वहाँ के जो गवर्नर होता है, तो अगर वो लेजिस्लेचर आपका सेशन में नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 76 कहता है AG अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का ये महान्यायवादी होता है। ये सरकार का जो है विधिक सलाहकार होता है।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पद हो जाता है, क्योंकि ये जो है अकाउंटेंट अटॉर्नी जनरल जो होता है ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हुए भी पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता है, डिबेट करता है, सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकता है। तो अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो है वो के वेणुगोपाल है। बात करते हैं जब अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 जो है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उसके अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ये कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 4 में आता है, भाग 4 में आता है। इस आर्टिकल 40 में ऐसा आर्टिकल 40 में जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो सरकार को आदेश देती है कि जो सरकार है पंचायती राज की व्यवस्था करेगा, और इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग पंचायती राज का व्यवस्था भारत में किया गया। कब? पहला पंचायती राज जो उद्घाटन हुआ था वो कब? 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये जो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से, ये एक कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पे किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है सुझाव दिया था। इसके बाद हालांकि अशोक मेहता कमेटी भी आई जो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। उसके बाद सिंघवी समिति भी एक आई थी जो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित था, लेकिन फाइनली जो है बलवंत राय मेहता समिति को जो रिकमेंडेशन था उसको ही अडॉप्ट किया गया। उसके बाद संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो है लागू किया गया 1991 में, और इसके साथ और बाद में 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1991 में, और इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर किसी तरह का भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।